हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री का सेकंड पेपर सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया का यूनिट ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग मुगल पीरियड पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। व्यापार तथा वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स। जैसे आंतरिक व्यापार, अकबर ने व्यापारिक गतिविधियों के, यहाँ पे अकबर का नाम इसलिए लिया गया है कि अकबर के समय पर ही ये ट्रेड एंड कॉमर्स चरमोत्कर्ष पर था। तो बाद के भी बाकी जो शासक थे, मुगल शासक, उन्होंने भी यही प्रणाली अपनाई। तो अकबर ने व्यापारिक गतिविधियों के विकास के लिए कोतवालों को आदेश दिया था कि वे सरायों का निर्माण कराएं। व्यापारिक तथा उत्पादन केंद्रों में कस्बों का विकास किया जाता था। कस्बों के विकास के लिए सराय का निर्माण आवश्यक था। आवागमन की सुविधा के लिए नदियों पर पुलों का निर्माण किया गया। अबुल फजल के अनुसार अकबर ने जौनपुर में गोमती नदी पर तथा अटक में सिंधु नदी पर पुल बनवाया था। व्यापारियों की सुविधा के लिए अकबर ने मार्ग पर लगने वाले सभी करों को समाप्त कर दिया था। स्थल मार्ग पर बैलगाड़ियों, घोड़े, ऊंट आदि के द्वारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। आंतरिक व्यापार नदियों के द्वारा भी होता था। अबुल फजल बताता है कि आगरा में यमुना तथा चंबल नदियों द्वारा व्यापार होता था। उसने यह भी लिखा है कि आगरा में 180 नावों का बेड़ा माल से लदा हुआ दूसरे स्थानों को भेजा गया था। आगरा क्षेत्र का बंगाल में व्यापक व्यापार था। यही कारण था कि अकबर ने बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाने का निश्चय किया था। आंतरिक व्यापार के बारे में यूसुफ हुसैन लिखते हैं, प्रत्येक प्रांत दूसरे प्रांत की आवश्यकताओं को पूरा करता था। उदाहरणार्थ गुजरात आगरा को निकट पूर्व देशों या यूरोप से आई हुई वस्तुएं भेजता था, जिनमें अधिकतर बहुमूल्य पत्थर, धातु, मलमल, मदिरा, अफ्रीका के दास और रेशमी कपड़े सम्मिलित होते थे। बंगाल चावल, खांड, सूती और रेशमी कपड़े भेजता था। बंगाल से आगरा को गंगा और यमुना के मार्ग से और मालाबार के समुद्री मार्ग द्वारा खांड भेजी जाती थी। कश्मीर में फल, ऊनी शाल आदि देश के विभिन्न भागों में भेजे जाते थे। सूरत में दक्षिण तथा उत्तर भारत में सामान आता तथा भेजा जाता था। अहमदाबाद एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ अनाज की 20 मंडियाँ थीं। यह नगर झील तथा रेशम के व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था। आगरा और सूरत के मध्य बुरहानपुर भी एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। मुगल काल में वाणिज्यिक तथा वित्तीय ढांचा अत्यंत विकसित था। व्यापारियों, दुकानदारों तथा साहूकारों के स्थानीय समूह बन गए थे। बाजारों ने माल के परिवहन में प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। मध्यकालीन स्रोतों से ज्ञात होता है कि नगर व्यापार के केंद्र थे। व्यापार में हुंडी का प्रयोग किया जाता था। हुंडी प्रणाली के द्वारा आंतरिक व्यापार सुगमता से होता था और भारतीय व्यापारी आसानी से अपना माल पश्चिमी एशिया को भेज सकते थे। इस काल के धनी और प्रभावशाली व्यापारियों के नाम का भी स्रोत में उल्लेख किया गया है। उनमें से प्रमुख थे सूरत के विरजी बोहरा, कोरोमंडल तट के मला चेट्टी और अब्दुल गफूर बोहरा। बर्नियन ने ऐसे व्यापारियों का उल्लेख किया है कि जिनके पास 80 लाख रुपये तक की संपत्ति थी और जिनका व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी से कम नहीं था। नगर में व्यापारी किस प्रकार कार्य करते थे, इसके बारे में ओबिंगटन ने सूरत के बाजार का विवरण इस प्रकार दिया है। अपने माल का प्रदर्शन करने वाले बनिया समूह और अन्य वाणिज्यिक वर्ग की संख्या इतनी अधिक होती थी कि
उनकी बीच में से होकर निकलना मुश्किल होता था। ये अपने माल को अपने हाथों में लिए रहते थे या सिर पर गठरी रखे रहते थे तथा वे इधर से उधर से गुजरने वालों को माल खरीदने के लिए आवाज़ लगाते थे। व्यापार में दलालों की भूमिका के बारे में मेनरीक ने लिखा है कि पटना में 600 दलाल थे जो व्यापारिक लेन देन में सहायता करते थे। व्यापारियों को शाही खजाने, राजकुमार व राजकुमारियों, सामंतों में धन ऋण के रूप में प्राप्त होता था। स्थानीय स्तर पर साहूकार या महाजन व्यापारियों को ऋण देते थे। आगरा और सूरत में ब्याज की दर 6 से 12% थी। कोरोमंडल तट पर ब्याज की दरें 18 से 36% थीं। स्पष्ट है कि इस व्यापार में जितना जोखिम होता था, ब्याज की दर उतनी अधिक होती थी। व्यापार के विस्तार तथा सुरक्षा के लिए मुगल सम्राटों ने मार्गों, पुलों, सरायों का निर्माण कराया। शाही परिवार धनी सामंत ऋण की सुविधा प्रदान करते थे। व्यापारिक काफिलों की सुरक्षा की जाती थी। कर्नल टाड ने लिखा है कि राजस्थान में कभी कभी एक काफिले में 40,000 बंजारे तक होते थे। इस संबंध में डॉक्टर यूसुफ हुसैन लिखते हैं, मुगल शासनकाल में देश की भीतरी सड़कें बहुत हद तक सुरक्षित थीं। वह आगे लिखते हैं कि टॉम कार्यद 400 कोस के लंबे सफ़र से, जिसमें मार्गों के दोनों ओर बड़े वृक्षों की छाया थी, अत्यंत प्रभावित हुआ था। यह सफ़र उसने लाहौर और आगरा के राजपथ पर किया था। विदेशी व्यापार। मुगल सम्राट विदेशी व्यापार में विशेष रुचि लेते थे, लेकिन यह भी सत्य है कि समुद्री व्यापार तथा उनकी रक्षा के लिए उन्होंने जहाजी बेड़े का निर्माण नहीं किया था। अकबर स्वयं विदेशी व्यापार करता था। यही परंपरा जहांगीर शाहजहां के काल में भी जारी हुई। मुगल सम्राटों की व्यक्तिगत रुचि के कारण मुगल काल में विदेशी व्यापार चरम सीमा पर पहुंच गया। इस काल में पश्चिमी तट पर खंबात, गोवा, कोचीन तथा सूरत प्रभावी बंदरगाह थे। पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम, पुलिकट, नजरकटन तथा बंगाल में हुगली, सतगांव, त्रिपुरा और चटगांव प्रमुख बंदरगाह थे। सूरत विदेशी व्यापार का मुख्य केंद्र था। यहाँ से रुई का सामान, गलीचे, नील, अफीम, लोहा, चीनी, मसाले, चंदन, वस्त्र, आभूषण विदेशों को भेजे जाते थे। जो जहाज आते थे उनमें मुख्य रूप से सोना, चांदी और तांबा होते थे। राफ फिच लिखता है कि माल पर 2.5%, खाद्यान्न पर 3%, धान पर 2% चुंगी ली जाती थी। पेल्सर्ट लिखता है कि सभी सामान पर चुंगी की दर 3.5% थी। बंगाल के बंदरगाहों से समुद्री व्यापार कम होता था। इसका कारण निरंतर अशांति होना था तथा समुद्री डाकुओं की उपस्थिति थी। मुगल काल में निर्यात की प्रमुख वस्तुएं सूती वस्त्र, काली मिर्च, सोरा, नील, चीनी, अफीम, रेशम, नमक, दवाएं आदि थीं। आयात की जाने वाली वस्तुओं में सोना, चांदी, घोड़े, तांबा, टिन, जिंक, हाथीदांत आदि थे। यूरोप में शराब तथा अफ्रीका से दासों का आयात किया जाता था। चीनी मिट्टी की वस्तुओं का भी आयात किया जाता था, क्योंकि सम्राट तथा अभिजात वर्ग उनका प्रयोग करता था। विदेशी यात्री बार्थेमा ने लिखा है कि भारतीय वस्त्रों तथा रेशम की मांग अफ्रीका तथा अरब देशों में थी। नील के आयात में ईरान, यूरोप के व्यापारी विशेष रुचि रखते थे। 1579 से 80 की ईस्वी में पुर्तगालियों ने मुगल सम्राट से आज्ञा प्राप्त करके बंगाल में व्यापार आरंभ कर दिया था।
वे हुगली से भारतीय सामान ले जाते थे। जिसमें जौनपुर के गलीचे, रेशमी कपड़े, सिले हुए गद्दे, शामियाने तथा खेमा लगाने का सामान ले जाते थे। मुगलों ने पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों को व्यापार की अनुमति दी थी, लेकिन वे पूर्व या पश्चिम कहीं पर भी किले नहीं बना सकते थे। यह आश्चर्य की बात है कि अकबर गुजरात से लाल सागर तक अपने जहाज़ों को पुर्तगालियों से अनुमति पत्र पाने के बाद भी भेजता था। मुगलों ने कभी जहाजी बेड़ा बनाने का प्रयास नहीं किया। स्थल मार्ग से भी विदेशी व्यापार होता था, लेकिन इसकी मात्रा कम थी। यह व्यापार पश्चिम में मुख्यतः दो मार्गों से होता था, एक लाहौर से काबुल होकर तथा दूसरा मुल्तान से कांधार होकर। प्रायः प्रथम मार्ग का ही उपयोग किया जाता था, क्योंकि कांधार मार्ग ईरानियों से संघर्षपूर्ण संबंध होने के कारण सुरक्षित नहीं था। इसलिए मुगलों ने काबुल में शांति बनाए रखी और वहाँ का करों में कमी कर दी थी। इस मार्ग से मुख्य रूप से घोड़ों तथा गुलामों का आयात किया जाता था। ट्रेवेनियर लिखता है, एक वर्ष में बुखारा से काबुल मार्ग होते हुए भारत को 50,000 रुपये तक घोड़ों का व्यापार होता था। ब्रह्मपुत्र की घाटी मार्ग से चीन से भी व्यापार होता था, लेकिन यह बहुत कम था। अबुल फजल लिखता है कि उत्तर से बहुत सा माल उत्तर भारत में आता था। संभवतः यह व्यापार उत्तर के पहाड़ी प्रदेश का था। निष्कर्ष, मुगल काल में व्यापार की प्रगति होने के विशेष कारण थे। मुगलों ने एक बड़े क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। उन्होंने मार्गों को सुरक्षित बनाया, व्यापार में अपनी पूंजी लगाई, व्यापारियों को सुरक्षा सम्मान प्रदान किया। धन के द्वारा भी व्यापारी सम्राट तथा अधिकारियों से सुविधाएं प्राप्त कर लेते थे। मुगलों ने एक सी मुद्रा नीति पूरे साम्राज्य में लागू की, जिससे व्यापार को प्रोत्साहन मिला। व्यापार के प्रोत्साहन के लिए मुगल सम्राटों ने करों को समाप्त कर दिया या कमी कर दी। आर्थिक समृद्धि के कारण विलासिता तथा उत्तम शिल्प की वस्तुओं की मांग थी। इससे व्यापार को प्रोत्साहन मिला। व्यापार में वृद्धि का कारण यह भी था कि मुगल सम्राटों ने नकदी फसलों को प्रोत्साहित किया, जिससे ग्रामों में भी समृद्धि आई और नगरीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। विदेशी व्यापार तथा यूरोपीय लोगों के आगमन से व्यापार का क्षेत्र बढ़ा, प्रतिस्पर्धा बढ़ी और इसका व्यापार पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। औरंगजेब की नीतियों ने व्यापार तथा वाणिज्य को नष्ट कर दिया। मार्ग असुरक्षित हो गए, व्यापारी असुरक्षित हो गए, करों का भार बढ़ गया और विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह फैल गया। अंत में उसकी दक्षिण नीति के आर्थिक परिणाम अत्यंत विनाशक हुए। जादूना सरकार ने लिखा है कि आर्थिक विनाश से शिल्पकारों की कार्य दक्षता कम हो गई, सभ्यता का स्तर निम्न हो गया और देश से संस्कृति का लोप हो गया। इस आर्थिक पतन में विलासी मुगल सामंतों का भी योगदान था। तो आज हमने इस वीडियो में मुगल कालीन व्यापार तथा वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ा। आगे वीडियो में हम अगली यूनिट्स का टॉपिक पढ़ेंगे। वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।